गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम देखने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ का वीडियो नंबर 4, जिसमें हमें अगेन किसको डिस्कस करना है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को। तो हमने वीडियो नंबर 2 में भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड देखे थे, वीडियो नंबर जो 3 था हमारा उसमें भी हमने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ही देखे थे। आज के लेक्चर में भी हमें क्या देखना है, इन्हीं को डिस्कस करना है, जिसमें हमारे चल रहे टेम्परेरी मेथड्स कौन से हैं, परमानेंट मेथड्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसमें हमने नेचुरल मेथड को देख लिया है, नेचुरली किस तरीके से प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सकता है, एंड कुछ बैरियर मेथड्स की भी बात की थी, तो उससे भी हमने समझ लिया है कि किस तरीके से प्रेगनेंसी को टेम्परेरी वे में मतलब कुछ दिन के लिए अवॉइड किया जा सकता है। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं केमिकल्स, वो कौन से होते हैं, मतलब केमिकल मेथड देखेंगे, एंड आईओडीज कि वो कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, कौन से यंत्र होते हैं जो कि यूट्रस के अंदर मतलब गर्भाशय के अंदर अगर उनको लगा दिया जाए तो प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। ठीक है, तो उनकी भी हम बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आईओडीज हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा प्रचलित है, बहुत ही ज्यादा इनको यूज में लिया जाता है। ठीक है, 2 पॉइंट और आपको याद रखने हैं इनके लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी डायरेक्टली लाइन उठा ली जाती है एनसीईआरटी से एंड पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। तो पहली क्या है कि ये जो डिवाइसेस होती हैं इनको यूज खुद से नहीं कर सकते, जो भी कपल है वो लेना चाहते हैं तो फीमेल खुद से यूज नहीं कर सकती है, इसको जरूरत होती है लगवाने के लिए किसी डॉक्टर की या फिर एक्सपर्ट नर्स की जरूरत होती है। ठीक है, दूसरी क्या है कि जो हमारा इंडिया है उसमें मोस्ट पॉपुलर मेथड होता है आईओडीज, बहुत ज्यादा कॉमनली इसको यूज किया जाता है। तो ये 2 बातें आपको याद रखनी है आईओडीज के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि केमिकल मेथड्स कौन से होते हैं। ठीक है, तो केमिकल मेथड्स की अगर हम बात करें तो मेनली इनमें क्या होता है, मैंने बार बार बताया भी है, मैं जल्दी से बता देती हूँ। केमिकल्स में सबको पता है कि क्या होंगे, केमिकल्स प्रेजेंट होंगे। अब इन केमिकल्स में क्या हो सकता है, जैसे हमने बैरियर मेथड में बताया था कि जो सर्वाइकल कैप होती है, डायफ्राम होती है, तो इनके साथ में लगा के भी इनको यूज किया जाता है। ये जो मेथड्स बैरियर मेथड थे उनके साथ में क्रीम को लगा के या फिर जेल को लगा के, जेल भी हो सकते हैं, क्रीम भी हो सकती है, या फिर फोम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इन सबको यूज किया जाता है केमिकल्स के रूप में। कुछ कैसे होती है, टैबलेट्स भी होती हैं जो कि वजाइना के अंदर उनको रखा जाता है। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो स्पर्म है उसकी जो मेम्ब्रेन होती है, जैसे स्पर्म है, ठीक है, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, परत होती है, ये समझिए आप, तो उसको डिसरप्ट कर दिया जाता है, जिससे कि ये मतलब ये इसका एक सुरक्षा कवच है कि इसके किस लिए काम में आता है ये, कि जहां पे जो ओवा है ये वहीं पे उससे थोड़ी देर पहले ही ये जाके फट जाती है एंड बाद में ये इसमें पेनिट्रेट कर जाता है, इसमें धंस जाता है। लेकिन ये अगर ये पहले ही डिसरप्ट हो गई या फिर इसकी जो फंक्शनिंग है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, एंड ये वहीं पे मर जाएगा। ओके, तो स्पर्म्स को अगर सीधी तरीके से बात किया जाए तो ये जो फोम, जेली जो भी हैं, टैबलेट्स, तो ये क्या काम करती हैं, ये सीधा सीधा काम करती हैं स्पर्म को मारने का, कि जो वेजाइनल ट्रैक है अगर उसके अंदर इंसर्ट हो भी जाते हैं तो ये वहीं पे इनकी मौत हो जाए। ठीक है, स्पर्म्स की। तो ये इस तरीके से बेसिकली काम किया। अब हम दूसरा पॉइंट इसी में ये देखते हैं कि इनमें ऐसा क्या होता है, कौन सा केमिकल होता है, तो उनके भी नाम आप याद कर सकते हैं। तो इन केमिकल में पहला आप याद रखेंगे क्या, बोरिक एसिड। ठीक है, क्या हो सकता है, बोरिक एसिड होता है। दूसरा क्या होगा, सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट मतलब 3 आपको याद करने, बोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड एंड जिंक सल्फेट, जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी जो मेम्ब्रेन है स्पर्म की वो डिसरप्ट हो जाएगी। ठीक है, मतलब वो उसकी जो पूरा काम करने की जो ताकत है वो वहीं पे खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम सबको पता है कि स्पर्म को एक बहुत बड़ा रास्ता तय करके देन ओवम के पास पहुंचना होता है, उससे पहले ही उसकी डेथ हो जाएगी। समझ में आ गया। तो ये थे केमिकल मेथड्स। अब हम जो हमारा मेन टॉपिक है आईओडीज क्या होते हैं। अब आईओडीज का सिंपल सा मीनिंग है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही जरूरी है ये इनके बारे में जान लेना कि क्या हमारे लिए सही है, क्या ये सेफ है, किस तरीके से इनको यूज किया जाता है। ठीक है, तो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस कितने टाइप की होती हैं, पहले हम उनकी बात कर लेते हैं। तो एक तो है नॉन मेडिकेटेड, ठीक है। सेकेंड है
कॉपर रिलीजिंग, अभी समझाऊंगी मैं, एंड देन हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। ठीक है, ये सारी आयोडीज के तरीके हैं, मतलब कितने टाइप की ये आयोडीज होती हैं। तो एक तो है नॉन मेडिकेटेड, मतलब जो कुछ भी रिलीज नहीं करती हैं, इस तरीके की जो आयोडीज होती हैं। आयोडीज का हम इनको क्यों बोल रहे हैं, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, मतलब क्या हुआ कि जो यूट्रस होता है, फीमेल का जो यूट्रस है, उसके अंदर इनको इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, मतलब ये यूट्रस के अंदर यूज की जाने वाली डिवाइसेस हैं। तो ये यूट्रस है, यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब एंड देन ओवरीज, उनको हम नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से अलग अलग तरीके की होती हैं। ये जो नॉन मेडिकेटेड हमने बताया, मतलब इनमें से कुछ भी रिलीज नहीं होता है, कोई केमिकल नहीं निकलता है। ये स्टेनलेस स्टील की हो सकती हैं या फिर प्लास्टिक की हो सकती है। बहुत पहले, सबसे पहले ये समझिए यही चली थी। ठीक है, अब इनमें भी एग्जाम्पल क्या है, लिपिस लूप्स। इनको क्या किया जाता है, यूट्रस के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है। इंसर्ट मतलब उनके अंदर लगा दिया जाता है। अब यूट्रस के अंदर लगाने के बाद ऐसा क्या होता है कि प्रेगनेंसी ना हो। अब ये एनसीईआरटी में भी नहीं मेंशन है कि इनको ये किस बेस पे काम करती थी, लेकिन ये कुछ इस तरीके की डिवाइसेस होती हैं। देखिए अलग अलग स्ट्रक्चर की बनी हुई होती है, इस तरीके से प्लास्टिक की मैंने बोला, या फिर स्टेनलेस स्टील की भी हो सकती हैं। आपको पिक्चर भी मैं दिखाऊंगी, देखिए जरा, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। तो कुछ इस तरीके की होती हैं जिनको इंसर्ट कर दिया जाता है फीमेल के यूट्रस के अंदर। मतलब ये यूट्रस में रह के इस तरीके से काम करती हैं कि यूट्रस को उस काबिल नहीं बनाने देती जिससे कि इम्प्लांट हो जाए, मतलब वो जो भ्रूण है वो इसके अंदर आके चिपक जाए, तभी तो प्रेगनेंसी होती है। तो उसको ही ये क्या कर देती हैं, स्टॉप करती हैं। समझ में आया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनमें क्या है, ये समझ में आ गया। इसमें कुछ पिक्चर्स भी देखिए, आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें भी दी हुई है। तो ये हो गया लिपस लूप। इनमें कुछ भी सीक्रेट नहीं होता, मतलब कोई भी चीज को रिलीज नहीं करती हैं, सिंपली ये लगा दी जाती हैं एंड देन प्रेगनेंसी स्टॉप हो जाती है। ठीक, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कॉपर रिलीजिंग डिवाइसेस, मतलब कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। आईयूडीज का मतलब समझ गया, जो कि यूट्रस के अंदर कोई डिवाइस लगाई जाए। इंट्रा मतलब उसके अंदर, यूट्रस के अंदर मतलब गर्भाशय के अंदर कुछ यंत्र, कुछ डिवाइसेस को यूज किया जाना, उसी को बोलते हैं आईयूडीज। अब देखिए कॉपर रिलीजिंग, ये तो बहुत ही कॉमन है, सबने सुना होगा। कॉपर टी सुना है सबने, ठीक है। अगर सुना है तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो देखिए अब हम देखते हैं, ये कुछ इस तरीके से मैं स्ट्रक्चर बना लेती हूँ सिंपल सी, ताकि आपको समझा दूं। ये देखिए टी शेप की होती है मेनली, हम सबने देखा है, सुना है कि ये टी शेप की होती हैं। ओके, कुछ इस तरीके की इनकी शेप होती है। एंड इनमें ऐसा क्या होता है, तो इनमें होता ये है कि इनके अंदर कॉपर जो है वो लोडेड होता है। ये जो टी बनी हुई है टी शेप की, इनके ऊपर क्या है, कॉपर लोडेड होता है। अब कॉपर जितना लोड होगा इसके ऊपर, उतना वही उसका नाम दे दिया जाएगा। अब देखिए क्या करती हैं कि जो कॉपर होता है इसका मेन काम क्या होता है, तो जो कॉपर है ये आयोनाइजिंग कॉपर को रिलीज करता है। ये समझिए कौन सा कॉपर रिलीज करता है, आयोनाइजिंग कॉपर। अब ये जो आयोनाइज्ड कॉपर है ये क्या काम करता है कि ये मान लीजिए कॉपर है, ठीक है, कॉपर आयोनाइज्ड कॉपर है, तो उसको उसका जो मेन काम होगा वो क्या होगा कि जो स्पर्म है, स्पर्म की मोर्टेलिटी को ये क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ठीक है, इसकी मोर्टेलिटी का मतलब क्या है कि ये कितना एक्टिव है, ये बहुत ही फास्ट तेजी से, मतलब बहुत ही तेजी से ये चलता है। तो जितना ये एक्टिव कम होगा तो उतना ही धीरे पहुंचेगा। ठीक है, कहां पे पहुंचना होता है, ये समझिए फैलोपियन ट्यूब के अंदर। तो अगर स्पर्म यहाँ पे एंटर करते हैं, ठीक है, स्पर्म एंटर करते हैं, तो ये क्या करेगा, इनकी जो स्पीड है, ये कितनी मोटाइल है, मतलब इनकी एक्टिविटी को बिल्कुल कम कर देते हैं। मतलब मोटाइल नहीं रहते, बहुत जो फास्ट वे में ये दौड़ के जाते हैं तो उनकी मोटिलिटी बिल्कुल कम हो जाती है। ठीक है, मतलब ये इनकी एक्टिवनेस कम हो जाएगी। अगर इनकी एक्टिवनेस कम हो जाएगी तो क्या होगा,
जो फीमेल का जो ट्रैक होता है, यहाँ पे भी बहुत सारी सेल्स होती हैं जो कि स्पर्म को खाने का काम करती हैं, ठीक है, इनको मारने का काम करती हैं। ऑटोमेटिक फीमेल की बॉडी ऐसी होती है। एंड इसी तरीके से यहाँ पे भी बहुत सारी ऐसी सेल होती हैं यूट्रस के अंदर भी, जो कि क्या काम करती हैं, जो स्पर्म्स को मारने का काम करती हैं। अब ये क्या करेंगी, जो कॉपर टी है, एक तो इनकी मोर्टेलिटी को कम कर रहा है ताकि ये आगे ना पहुंच सके, ठीक है। दूसरा क्या करेगा कि यहाँ पे जो फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं, ऐसा मैंने बोला है, जो कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो कि इनको खाने का काम करती हैं, तो उनकी एक्टिविटी को बढ़ा देंगी, उनको एक्टिवेट कर देंगी। ये समझिए कि ये जो सेल्स होंगी इनकी एक्टिविटी को ये बढ़ा देगा, जिससे क्या होगा कि ये इनको जो ये स्पर्म है इसको खा जाएंगे, ठीक है, इसको खत्म कर देंगी। समझ में आ रहा है? तो ऐसी सेल्स की संख्या में बढ़ोतरी हो जाएगी, उनकी एक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, जिससे कि स्पर्म को वो वहीं पे किल कर दें और उनको खा जाए। ओके, तो ये काम होता है किसका, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज का। अब इनमें आपको नाम याद करने हैं, ठीक है, नाम याद करने हैं। तो इसका एग्जाम्पल याद हो गया होगा, मैं एक बार लिख लेती हूं। इनके एग्जाम्पल्स कौन से हैं? एग्जाम्पल्स इसमें बहुत ही प्रचलित जो आप सभी जानते हैं, कॉपर टी, ठीक है, एक है कॉपर 7, कॉपर 375, ठीक है। इस तरीके से इनमें ये इनके नाम होते हैं। ये कॉपर मल्टी लोड है, आप इसको कॉपर मल्टी लोडेड 375, ये अलग अलग नाम से आती हैं। कॉपर टी 250, कॉपर टी 200। तो ये नंबर क्यों लिखे होते हैं? तो ये इसलिए होते हैं क्योंकि इनके ऊपर इतना ही कॉपर लोडेड होता है। अब ये बहुत टाइम के लिए यूज की जाती हैं, कुछ 5 साल के लिए यूज की जाती है, कुछ 3 साल के लिए भी यूज की जाती हैं। तो उन्हीं के बेसिस के ऊपर इनमें कॉपर का लोड होता है, उतना ही इनमें कॉपर लगाया हुआ होता है, ठीक है। और ये धीरे धीरे बॉडी में रिलीज होता रहता है, मतलब यूट्रस के अंदर ये निकलता रहता है। अब एक डेटा और दिया हुआ है कि ये जो कॉपर होता है ये कितना पर डे रिलीज होता है। तो कॉपर रिलीज होता है कितना, कॉपर जो है पर डे कितना होता है, अराउंड 50 म्यू जी, ठीक है। ये माइक्रोग्राम में है, ठीक है। 50 माइक्रोग्राम क्या होता है, डेली रिलीज होता है पर डे, इतना डेली निकलता है, मतलब बॉडी में चला जाता है। कितना, 50 म्यू जी। ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कितना डेली निकलना चाहिए, इतना निकलता है जिससे कि प्रेगनेंसी को रोका जा सके। समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से काम करते हैं। तो इसके 2 फंक्शन होते हैं मेनली कॉपर टी के। क्या करता है कॉपर जो रिलीज होता है ये, एक तो जो मोर्टेलिटी है, मोर्टेलिटी ऑफ स्पर्म, उसको डिक्रीज कर देता है ताकि वो मोटाइल ना बचे, इतना एक्टिव नहीं बचे कि वो ओम तक पहुंच जाए। एंड दूसरा क्या काम है इसका कि अवेलेबिलिटी को भी कम करती है, अवेलेबिलिटी ऑफ स्पर्म। जब इनकी संख्या कम हो जाएगी तो ये वैसे ही फर्टिलाइजेशन के चांसेस कम हो जाएंगे। एंड क्या होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ स्पर्म टू फर्टिलाइज। देखिए कितने स्पर्म निकलते हैं एक बार में, एक इजैक्यूलेशन में होते हैं 250 to 300 मिलियन ऑफ स्पर्म होते हैं। बट जब ओवा तक पहुंचते हैं, ये जो फैलोपियन ट्यूब के अंदर ओवा है, तो इनकी संख्या बहुत कम बच जाती है ऑटोमेटिकली, क्योंकि जो फीमेल का ये जो ट्रैक है वो इस तरीके का बनाया गया है कि इनको किल करता है। तो जो बहुत ही एक्टिव होगा, बहुत मोटाइल होगा एंड बहुत ही जो अच्छा होगा, हेल्दी स्पर्म को वही पहुंचेगा। लेकिन ये क्या कर देता है कॉपर टी, ये उनको ऐसे आयंस को रिलीज कराया, कॉपर आयंस को, जिनकी वजह से क्या हो जाता है कि इनकी अवेलेबिलिटी ही कम हो जाएगी कि ये इसको जाके और फर्टिलाइज कर सकें। तो ये 2 तरीके से काम करता है, ठीक है। ये जो कॉपर है ये कुछ जो साइटोकाइंस है, जो हम बोल सकते हैं हानिकारक साइटोकाइंस को रिलीज करते हैं। क्या करते हैं कॉपर आयंस, साइटोकाइंस को
रिलीज करते हैं, जो कि ये काम करते हैं स्पर्म की मोटिलिटी को कम करना, साथ ही में इनकी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी फर्टिलाइजेशन के लिए। तो फर्टिलाइजेशन को रोका जाता है किसकी वजह से? कॉपर टी की वजह से। ठीक है, मेनली इसी प्रिंसिपल पे काम कर रही है कि जिसमें जो स्पर्म एंड ओवम है उनको मिलने ही ना दिया जा सके। ओके, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि है अब नेक्स्ट हम देखते हैं हार्मोन रिलीजिंग डिवाइसेस कौन सी होती है, मतलब जो हार्मोन्स को निकालती हैं। कुछ ऐसी डिवाइसेस जो कि यूट्रस के अंदर लगाई जाएं, ठीक है, इस तरीके से कॉपर टी की तरह ही होती हैं, एंड ये क्या करेंगी? हार्मोन्स को रिलीज करेंगी। इनमें क्या होते हैं? हार्मोन्स होते हैं। अब हार्मोन्स के नाम आपको याद होने चाहिए। कौन से हार्मोन्स होते हैं? लेवोनोर्जेस्ट्रल, मतलब इसमें इसका एक शॉर्ट फॉर्म में अगर हम इसको बोलें तो इसको बोला जा सकता है LNG20। कौन सा है ये भी स्पेसिफिक? लेवोनोर्जेस्ट्रल, जिसको हम बोलते हैं LNG20। ये क्या है? ये भी एक हार्मोन है। ठीक है, अब इसका ये नाम दिया गया है। दूसरा है प्रोजेस्टासर्ट। अब ये भी क्या है? हार्मोन है प्रोजेस्टासर्ट, जो कि प्रोजेस्टेरोन होता है। प्रोजेस्टेरोन ही है, इसका नाम ये दे दिया गया है प्रोजेस्टेरोन। ये भी सिंथेटिक होता है, मतलब बनाया हुआ, नेचुरल थोड़ी ना होगा। सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन होता है इसके अंदर, या फिर ये दो हार्मोन्स मिलते हैं। समझ में आ रहा है? देखिए, हार्मोन रिलीजिंग में मेनली कौन कौन से हार्मोन मिलते हैं कि या तो प्रोजेस्टेरोन मिलेगा, अब इनके नाम अलग अलग दे दिए जाते हैं, या फिर क्या होगा? प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो मेनली इनका काम क्या होता है कि ये फर्टिलाइजेशन को रोकते हैं कि फर्टिलाइजेशन ना हो। ठीक है, तो इनके आप नाम याद कर लीजिए, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। इनका अब फंक्शन किस तरीके से होता है? अगर ये हार्मोन रिलीज हो रहा है तो मेनली मैंने बताया कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, कौन सा हार्मोन होगा? यहां से प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा। अब जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, जब ये इसका लेवल हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, तो मेनली कब बढ़ता है? तो जब कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम में क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि जो हमारी ये जो एंडोमेट्रियम होती है, जो सबसे अंदर की लाइन होती है, ये इसको मेंटेन रखने का काम करता है। किसका काम करता है? कि वो मेंटेन रहे। क्यों? अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो क्या होगा? मेंसेस आ जाएंगे, मतलब ये बॉडी से बाहर निकल जाएगी। वही तो ब्लीडिंग होती है पीरियड्स के टाइम। तो इसका लेवल बढ़ा हुआ रखने का मतलब है कि पीरियड्स स्टॉप हो जाए। अगर पीरियड स्टॉप हुए तो क्या होता है? ओव्यूलेशन भी स्टॉप हो जाता है। मतलब आप इस तरीके से समझिए कि ये हमारा क्या है? ब्रेन है। ब्रेन के अंदर ये हाइपोथैलेमस, और नीचे ये क्या है? ये हाइपोथैलेमस। ये क्या हो गया? यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, यहां से क्या निकलता है? GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये यहां से निकलता है। अब ये क्या काम करता है कि जो फॉलिकल्स होती हैं, जो ये ओवरीज हैं, ये जो ट्यूब्स होती हैं, फेलोपियन ट्यूब्स, ये यूट्रस है, ये वजाइना, ठीक है, ये सर्विक्स। तो यहां से ये क्या काम करेगा कि जो फॉलिकल्स होती हैं, जिनसे कि ओवा बनता है, जो एग बनता है, उसको स्टिमुलेट करती हैं। तो इसके लिए FSH हार्मोन चाहिए, उसको रिलीज करना शुरू करेंगी। एंड कौन सा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? LH। FSH एंड LH को ये स्टिमुलेट कर देंगे, जिससे क्या होगा कि ये जो ओवा हैं ये मैच्योर होने लग जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो क्या होगा, अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ गया है तो ये इसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डालता है। ठीक है, ये इसके ऊपर कैसा नेगेटिव इसको फीडबैक देगा कि आप रिलीज होना बंद हो जाइए। ठीक है, ये अगर रिलीज होना बंद हो गया, ये बंद हो जाएगा, तो ये इसको भी स्टिमुलेट नहीं करेगा, और ये जो मैच्योर होते हैं, FSH निकलता है और ये LH निकलता है, तो इसको भी ये स्टॉप कर देगा। ठीक है, ये इसको स्टॉप करते ही क्या होगा, मतलब जो कॉर्पस ल्यूटियम बनती है, ठीक है, क्या बनती है?
कॉर्पस, इसलिए मैंने बोला था कि रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर प्लीज पढ़ के आइए। अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जिसमें मैंने आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल करवाया है उसको आप एक बार पढ़ के आए, या फिर हार्मोनल कंट्रोल को आप पढ़ के आए। हार्मोनल कंट्रोल इन फीमेल, स्टडी विद मी एक का लिख दीजिए, आपको मिल जाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम ये क्या हो जाएगी, देखिए अच्छे से समझिए, जो कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ पे बनती है, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, डीजेनरेट कर जाएगी, वो मर जाएगी। सिंपली आपको समझ में आ गया होगा कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो डीजेनरेट हो गई। अगर वो डीजेनरेट हो गई तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये क्या बना रही है, किसको निकाल रही है, एस्ट्रोजन। मतलब जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो क्यों जरूरी है कि ये जो एंडोमेट्रियम जब बनती है ना तो इसको बनाने के लिए, ठीक है, फॉर्मेशन लिख लीजिए, फॉर्मेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। देखिए इसको बनाने का काम कौन कर रहा है, एस्ट्रोजन। इसको मेंटेन करने का काम कौन कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ एंडोमेट्रियम में काम आता है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन क्या कर रहा है, मेंटेनिंग में काम कर रहा है। समझ में आया कि जो प्रोजेस्टेरोन है ये तो काम करता है सिर्फ इसको मेंटेन करने का कि ये बनी रहे, ठीक है, लेकिन इसको बनाने में कौन हेल्प करता है, जो अंदर की जो लेयर है जिसके अंदर क्या होता है, जो भ्रूण होता है वो धंस जाता है, इसी के अंदर प्रेगनेंसी होती है। अगर प्रेगनेंसी होती है तो इसी के अंदर जो भ्रूण है वो अटैच हो जाता है और इसके अंदर धंस जाता है, तब प्रेगनेंसी होती है। तो अगर ये अच्छे से बनेगी नहीं ये, तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है कि प्रेगनेंसी हो ही ना। और जो बॉडी है उसको क्या लगता है, देखिए इसने प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा दिया है तो क्या हो गया, ध्यान से समझ लीजिए, इसके ऊपर जीएनआरएच के ऊपर इफेक्ट किया, नेगेटिव इफेक्ट हुआ। तो इसने क्या काम किया, एफएसएच एलएच इनको बनाना बंद कर दिया। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा कि ओव्यूलेशन नहीं होगा। ठीक है, अनओव्यूलेशन में लिख देती हूं, क्या हो जाएगा, मतलब एग बनेगा ही नहीं। जब ये एफएसएच एलएच नहीं होंगे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये नहीं निकलेंगे तो ये मैच्योरिटी ऑफ ओवा को रोकते हैं, इनका मैच्योरेशन नहीं होगा तो ये बनेगा भी नहीं। ठीक है, ये नहीं बनेगा, अनओव्यूलेशन हो गया। दूसरा कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। ठीक है, इनसफिशिएंट क्या होगा, ल्यूटियल एक्टिविटी। इस चीज को अच्छे से समझिए कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है उसकी एक्टिविटी भी खत्म हो जाएगी और उसकी डेथ हो जाएगी। जब कुछ दिन तक जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो जब बन के रहता है तभी प्रेगनेंसी मेंटेन होती है, समझ रहे हो, नहीं तो कुछ शुरू के दिनों में क्या होता है, बॉडी उस तरीके से रेडी नहीं होती है कि ये जो भ्रूण बना है यहाँ से वो खाना ले सके। ठीक है, तो उसको जो भ्रूण है जो उसको इम्प्लांट होना है यहाँ पे, तो उसको भी वो क्या करता है कि उसको भी हेल्प करता है कि वो यहाँ पे सरवाइव कर सके, समझ रहे हो। तो ल्यूटियल एक्टिविटी जब खत्म हो गई है, इनसफिशिएंट हो गई है, तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, सीधी सी बात है। अब मेन क्या है, ये मेन इसका काम है कि जो यूट्रस है उसको इनकैपेबल बनाता है, यूट्रस टू इम्प्लांटेशन। मतलब जो इम्प्लांटेशन है वो यूट्रस में ही तो आके होता है, यहीं पे तो आके अटैच होता है, तो यूट्रस को कुछ इस तरीके से इसमें चेंजेस आ जाएंगे जिससे कि इसमें इम्प्लांट ना हो सके। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्या होगा कि ये जो सर्विक्स होती है, ठीक है, ये यूट्रस है बच्चेदानी, एंड इसके ये जो मुंह होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्विक्स, तो इसके अंदर क्या होता है, म्यूकस होता है। अब यहाँ पे म्यूकस को ये बहुत ज्यादा थिक कर देता है। ठीक है, ये म्यूकस जो एक तरीके से हम बोल सकते हैं जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो उस टाइम में क्या होता है, फीमेल में म्यूकस का एक प्लग बन जाता है, बहुत ही ज्यादा यहाँ पे गाढ़ा जो म्यूकस है वो हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर स्पर्म यहाँ पे आते भी हैं तो इसके अंदर से एंटर करके यहाँ पे नहीं पहुंच सकते, समझ रहे हो। तो क्या हो जाएगा,
यहाँ पे लिख सकते हैं थिक म्यूकस इन सर्विक्स। तो देखो कुछ इस तरीके से चेंजेस हो गए हैं बॉडी के अंदर कि मतलब बॉडी को ऐसा फील हो रहा है कि वो प्रेगनेंसी को मतलब वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे उसको ऐसा लग रहा है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, क्योंकि जब प्रेगनेंसी होती है उसी टाइम में ये जो म्यूकस प्लग है वो लग जाता है, मतलब म्यूकस जो है गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से और स्पर्म एंटर नहीं कर सकते। और जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो 3 मंथ के बाद डिजेनरेट होता है, लेकिन इसमें पहले ही डिजेनरेट हो गया, जिससे क्या हो रहा है, ये किसको रोक रहा है, प्रेगनेंसी को रोक रहा है, मतलब उसको मेंटेन नहीं कर पा रहा है। लेकिन बॉडी को ऐसा फील हो रहा है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा है। ये सब आर्टिफिशियली इस डिवाइस की हेल्प से ऐसा करवाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन का जब लेवल बढ़ जाता है तो ये सब कुछ होता है। समझ में आया होगा? तो इस तरीके से ये हार्मोनल डिवाइसेस भी काम में ली जाती हैं। अब इनके साइड इफेक्ट क्या हैं? देखिए, कोई भी अगर चीज है, तो कोई भी हम यूज कर रहे हैं हार्मोन, तो उसके अगर कोई अच्छे इफेक्ट हो रहा है, हमारी बॉडी के लिए कुछ अच्छा हो रहा है, तो उसके साइड इफेक्ट भी जरूर होते हैं। ठीक है, इसकी वजह से भी प्रेगनेंसी को बहुत टाइम के लिए टाला जा सकता है। 5 से 3 साल इसका भी ड्यूरेशन होता है। अलग अलग तरीके से होता है कि कितना इनके अंदर हार्मोन कितने टाइम के लिए डाले गए हैं। अब ये जो हार्मोन है वो धीरे धीरे निकलते रहते हैं एंड यूट्रस के अंदर जाते रहते हैं। यहाँ पे क्या है, एंडोमेट्रियम है, इसमें क्या है, ब्लड्स होती है, तो ब्लड के अंदर भी मिलता रहता है, मतलब ब्लड कैपिलरीज होती हैं, तो ये ब्लड के अंदर मिक्स होता रहता है, जिससे कि जो बॉडी के अंदर जो हार्मोन रहता है, तो फीमेल की बॉडी में जो हार्मोन जो प्रोजेस्टेरोन है वो ज्यादा बढ़ गया है, या फिर प्रोजेस्टेरोन दोनों का डोज मिला के, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन दोनों को मिला के दिया जाता है, तो भी उसको ऐसा फील होता है कि प्रेगनेंसी हो चुकी है। बट ये झूठी प्रेगनेंसी होती है, इसमें प्रेगनेंसी एक्चुअल में होती ही नहीं है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? प्रेगनेंसी होती नहीं है, लेकिन बॉडी को ऐसा फील होने लग जाता है कि प्रेगनेंसी हो गई। तो अब हम देखते हैं इनके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। तो पहला है ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, मतलब कभी कभी जब पीरियड्स होते हैं तो अचानक से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग। एब्डोमिनल पेन, तो ये तो बहुत ही एक कॉमन सा सिम्टम हो जाता है इन फीमेल के अंदर कि उनके जो एब्डोमेन है, जो एब्डोमिनल जो एरिया होता है जहाँ पे यूट्रस है, ठीक है, तो उस एरिया में पेन होता रहता है। नोजिया, अब जब फीमेल को ऐसा लगता है, उसकी बॉडी को अंदर से ऐसा लगता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है, इस तरीके के केमिकल चेंजेस हो गए हैं बॉडी के अंदर, तो क्या होता है, जैसा प्रेगनेंसी के टाइम में वो फील करती है, वॉमिटिंग, जी मचलना, इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो उसको उस टाइम में भी किसी किसी फीमेल को ये फील हो सकती हैं। इसको बोलते हैं नोसिया। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इरेगुलर हो जाता है, टाइम टू टाइम नहीं आता है, कभी 2 महीने स्किप हो जाते हैं, कभी 3 महीने स्किप हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से कभी जल्दी जल्दी आ जाता है, तो ये इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाता है। ब्रेस्ट कैंसर, तो ये एक बहुत ही हम बोल सकते हैं इसका बड़ा साइड इफेक्ट है। उसके बाद ही जब से ये जो भी हम कॉन्ट्रासेप्टिव लेने लगे हैं फीमेल, उसके बाद से ही ज्यादा इसके केसेस देखे गए हैं कि ब्रेस्ट कैंसर होने लग गया है। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर की प्रॉब्लम तक भी झेलनी पड़ जाती है फीमेल्स को। ठीक है, समझ में आया? तो ये कुछ इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। अब देखिए, ये जो हम डिवाइसेस की बात करें तो लिपिज लूप जो है उनका क्या साइड इफेक्ट है, तो उनकी वजह से कभी कभी क्या होता था, एब्डोमिनल पेन होता था, या फिर यूट्रस के अंदर कभी कभी इन्फेक्शन हो जाते थे, जिसकी वजह से उनको कम यूज में लिया जाता था। लेकिन उनमें इस तरीके की घटनाएं नहीं हो सकती थी, क्योंकि वो किसी भी चीज को रिलीज नहीं कर रही हैं। वैसे वो बॉडी के लिए सेफ है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होती थी कि मतलब जो एब्डोमेन वाला एरिया होता है वहां पे पेन हो रहा है, या फिर यूट्रस के अंदर इन्फेक्शन हो गया है। ओके, इसी तरीके से जो कॉपर टी है वो जो कॉपर आयंस को रिलीज कर रही है, साइटोकाइंस को रिलीज कर रही है, तो उसमें क्या होता है, उसमें भी मेनली इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती जितनी कि हार्मोनल जो डिवाइसेस हैं उनमें होती है, क्योंकि हार्मोन्स की वजह से बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं और उनकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। कॉपर टी में मेन प्रॉब्लम ये होती है कि वो कभी कभी फेल हो जाती है, उसके फेलियर के चांसेस हैं। क्यों हैं? क्योंकि जो कॉपर टी है उसके ऊपर कॉपर होता है जो कि रिलीज होता रहता है, तो वजाइना से कुछ ऐसे, ये समझिए कुछ ऐसे सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल जो कि उसके ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। जब वो डिपॉजिट हो जाते हैं, जम जाते हैं उसके ऊपर, जो कॉपर टी है उसके ऊपर, तो कॉपर धीरे धीरे रिलीज होना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी हो सकती है। ठीक है, जो कॉपर नहीं निकलेगा तो स्पर्म आराम से आगे जा सकते हैं, एंड क्या हो सकता है, इसकी वजह से
प्रेगनेंसी हो सकती है। समझ में आया? तो जो हार्मोनल हैं उनके ये बहुत ही ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं कि उनकी वजह से ही ब्रेस्ट कैंसर तक हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हॉर्मोन्स का लेवल, जो हार्मोन को रिलीज कर रही है, चाहे वो पिल्स हैं चाहे कुछ भी है, आगे हम पिल्स को भी देखेंगे, तो वो बहुत ही डेंजरस होती हैं हमारी हेल्थ के लिए। अब उनकी इनकी वजह से एक लाइफ में बहुत ही इजीनेस आ गया है कि एक बार ये लगवाइए और उसके बाद बहुत लंबे टाइम तक बार बार दवाइयां नहीं खानी है, कोई और ट्रीटमेंट नहीं लेना है, अबॉर्शन की नौबत नहीं आती है। तो इस वजह से इनसे बचा जा सकता है। तो किसी चीज के जब अच्छे इफेक्ट है तो उसके बुरे इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं। तो आईयूडीज, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, आज हमारे यहाँ पे खत्म हो गई हैं। इनके बारे में हमने जान लिया है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, या फिर अगर आप चैट कर रहे हैं, लाइव चैट करते हैं, तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए। अब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम देखेंगे कि एक तो टेम्परेरी मेथड हमारे खत्म हो गए, सिर्फ एक लेक्चर लगेगा, उसके बाद होगा परमानेंट, उसका भी एक लेक्चर लगेगा। तो 2 लेक्चर और लगने वाले हैं इसके ऊपर, जो कि नेक्स्ट आते रहेंगे। तो आई होप आपकी हेल्प हुई हो आज के वीडियो से। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज दूसरों की हेल्प जरूर कीजिएगा, दूसरों के पास इसको शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, उनको पता नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो लोगों के बीच में अवेयरनेस हम फैला सकेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।